चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन इसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, जो बातें बताऊंगा उसको ध्यान से आप सुनिएगा, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। आपको याद होगा पिछली कक्षा में हमने प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं इस पर विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में हम पुनः आपके पुनरावृत्ति के लिए मोटे तौर पर ये बता दें कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो देखिए बच्चों, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं या हमें जीवन को जीने के लिए या प्राणियों को इस संसार में जीवन को जीने के लिए सरलतापूर्वक जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जैसे जल, वायु, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम, वन व वन्य जीव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी मैंने संसाधनों को लिखा है, हम अपने जीवन के पड़ाव में, रोजमर्रा के जीवन में किसी न किसी रूप में इनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए, जल जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन का आधार है। वायु श्वास के रूप में हम ग्रहण करते हैं। मृदा, इससे यह हमारी भूमि में उपस्थित होती है और इसी में हम अपनी फसल उगाते हैं। प्राथमिक उत्पादक इसी में उगते हैं और उपभोक्ता उसका भक्षण करते हैं, जीवित रहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, हम जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम प्रकृति के द्वारा करोड़ों वर्षों में एक प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए हैं और वो हमको भूमि के अंदर गहराई में प्राप्त होते हैं। वन, हम जानते हैं वन से हमें अनेक लाभ हैं। विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ हमको प्राप्त होती हैं, हमें विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से नाना प्रकार के हमें यहाँ से लाभ प्राप्त होते हैं। वन्य जीव, वनों में विभिन्न प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। वो जीव जैसे हम जानते हैं हाथी और शेर, भालू इत्यादि। ये जीव क्या है? ये जीव हमारे लिए हमें विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी भोज्य श्रृंखला या खाद्य जाल इत्यादि में शामिल होते हैं और इन पर अगर कोई संकट आएगा तो संपूर्ण जीव जाति पर संकट आएगा और सभी नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है कि संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, मतलब इन संसाधनों का हम किस प्रकार से प्रबंधन करें, किस प्रकार से इसका अपने जीवन में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, जिससे अधिक समय तक ये संसाधन हमको प्राप्त होते रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपभोग करें तथा हम भी वर्तमान पीढ़ी जो है इसका उपभोग करती रहे। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हम जान लेते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आमतौर पे प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला समाप्ति और दूसरा प्रकार है असमाप्ति।
समाप्त। समाप्त संसाधन अर्थात ऐसे संसाधन जो प्रकृति में बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और ये इसका अगर हम दोहन करेंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो इनको पुनः प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है, क्योंकि ये प्रकृति में बहुत धीमी प्रक्रिया से बनते हैं और इसको हम स्वयं दोबारा शीघ्रता से प्राप्त नहीं करते। आप जानते हैं कि समाप्त संसाधन कौन कौन से हैं, तो इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आज पूरे देश की या पूरे विश्व की कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अगर पेट्रोलियम नहीं होगा तो ना तो हम बिजली बना पाएंगे, क्योंकि कोयला उससे हम बिजली बनाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, इससे हम क्या समझते हैं, प्राकृतिक गैस जैसे हमारी कुकिंग गैस है तो ये भी वहाँ से प्राप्त होती है। पेट्रोल डीजल जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो ट्रकों में यानी ट्रेन में यानी जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उसमें यूज होता है। तो आजकल हम क्या देख रहे हैं कि अंधाधुंध प्रकार से पेट्रोलियम को निकाला जा रहा है धरती से और उसका जो है अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कहने में संकोच नहीं होगा कि निकट भविष्य में यह पेट्रोलियम हमारे धरती से खत्म हो जाएगी, इसका स्रोत समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो आप उस भयावह स्थिति को समझ सकते हैं कि वो स्थिति कितनी भयावह होगी कि हम बिल्कुल पंगु हो जाएंगे। दूसरा क्या है, असमाप्त, मतलब ये ऐसे प्रकृति द्वारा हमको दिए गए संसाधन हैं जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में है और इनको हम मतलब प्रयोग करते हैं तो ये समाप्त नहीं होती। तो ऐसे संसाधन कौन है, जैसे आपको हम पहले भी यहाँ बता चुके हैं कि जल। जल जो है समाप्त तो नहीं होगा लेकिन इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। वायु, मृदा इत्यादि। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो अगर हम इनका उचित ढंग से प्रयोग करते रहें तो ये अनवरत हमको ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे और हमारी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन क्या है। प्रबंधन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। प्रबंधन मतलब किसी भी चीज का इस भली प्रकार से उसकी व्यवस्था कर देना जो सभी के लिए सुलभ हो, यही प्रबंधन कहलाता है। संपोषित एक नया शब्द है आपके लिए, इसको समझना होगा आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल के समय में ये शब्द बनता गया है। कोई भी संसाधन होता है, अगर हम उसका जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतनी तेजी से वो खत्म होता जाएगा। और वो संसाधन अगर अप्राप्त संसाधन जैसे पेट्रोलियम, तो उसको अगर हम तेजी से इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा और दोबारा हमको प्राप्त नहीं होगा, यानी हमारी आने वाली पीढ़ी उसका लाभ नहीं उठा पाएगी। इसका दूसरा पहलू क्या है कि जब इन संसाधनों का हम दोहन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, वैज्ञानिकों ने इसको ध्यान दिया, सोचा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर हम इन संसाधनों का हम इतना बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करें कि ये संसाधन खत्म ही ना हो, अपितु हमारी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होती जाए,
कोई समझौता न करना पड़े, मतलब ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा है। तो इसी व्यवस्था को ही हम कहते हैं संपोषित प्रबंधन, मतलब इस प्रकार का बौद्धिक प्रबंधन जिससे जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए भी प्रभावी हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे, वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो आप संपोषित प्रबंधन क्या है इसको बड़ी बात जान गए होंगे। अब आते हैं कि क्या जरूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, संपोषित प्रबंधन आज इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों बन रहा है, इसकी क्या ऐसी स्थिति है कि इसको लाने की आवश्यकता पड़ी। तो जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पहाड़ी देश जैसे आप कह सकते हैं इराक, ईरान, मिस्र, वेनेजुएला इत्यादि, ये सब क्या है, यहाँ पर पेट्रोलियम की बहुत आयात है और कई दशकों से यहाँ पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, तो इसमें इसको जो है बेचा जा रहा है और आर्थिक लाभ भी कमाया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं सऊदी अरब, तो वहाँ पर अभी हाल ही में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि उनका धीरे धीरे संसाधन लगभग खत्म की स्थिति पर आ रहा है और ये स्थिति कितनी भयावह होगी कि अगर उनका संसाधन खत्म हो जाएगा तो उनके पास आर्थिक उन्नति के लिए कोई साधन नहीं बचेगा। तो इसीलिए हमें इस प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी कि हम इसका इस प्रकार प्रयोग करें कि ये आवश्यकता हमारी भी पूरी होती रहे और हमारी पीढ़ी के लिए भी बची रहे और हमारा पर्यावरण भी इससे स्वस्थ रहे। तो इसीलिए इस विषय की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी। अब संपोषित प्रबंधन कैसे किया जाए, इसको कैसे अमल में लाएं। मतलब अगर इसको हम मूर्त रूप देना चाहें तो इसको हम कैसे इसको अमल में लाएं, इस पर आइए चर्चा करें। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन चाहे वो प्राप्त हो चाहे वो अप्राप्त हो जो है हमारे पास उपलब्ध हैं और इसी को एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए हम पहले जो हमारा संसाधन है जल, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन, इस पर चर्चा करते हैं। सभी को पता है कि हमारी धरती पर जो समुद्र है 97% जल उपलब्ध है। इस 97% जल में से मात्र 1% जल यह वो शुद्ध रूप में है जिसको हम पी सकते हैं, पीने के लिए बना सकते हैं। ये जो 1% जल है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें नदियों से मिलते हैं। ये भूमिगत है, ये हमें झीलों में मिलते हैं और इसको कह सकते हैं कि कुछ आइसबर्ग यानी ये बर्फ के रूप में ध्रुवों पर उपस्थित है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा नदियों का जल, भूमिगत जल और झीलों का जल, जिसको हम सीधे प्रकार से उपयोग में ला लेते हैं। देखा गया है कि जो भूमिगत जल है उसका आजकल बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। बम्बई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे शहर आज भूमिगत जल की कमी से जूझ रहे हैं। नदियों का जल, नदियों में सदाबहार भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो मौसमी भी होती हैं। तो नदियों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों का जो सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट जो रहते हैं उससे निकलने वाला पानी क्या होता है नदियों में बहा दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट उसका किया जाता है
लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशुद्ध होता है। तो सीवेज का पानी, ट्रीटमेंट का पानी और जो कारखाने होते हैं उसका अशुद्ध पानी वो निकाल के कहाँ नदियों में बहा दिया जाता है। झीलें हैं, हम जानते हैं कि झीलों के आसपास खेत भी होते हैं, खेतों में लोग फसल उगाते हैं और वहाँ पर जो है रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, या झीलों में जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप, जंतु के क्रियाकलाप होते हैं। तो झीलों का पानी किसी न किसी प्रकार से दूषित होता जा रहा है, या झीलें सूखती जा रही हैं, उसके पानी का इतना दोहन कर लिया जा रहा है कि वो सूखती जा रही है। और ये जो बर्फ के रूप में पानी है ये किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त नहीं है, ये वहाँ पर कुओं पर जमा हुआ है और उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसको अमल में कैसे लाया जाए? तो इसको अमल में लाना ही इसके संपूर्ण प्रबंधन का कार्य यहाँ से शुरू होता है। जैसे हमने बात किया भूमिगत जल, तो भूमिगत जल का हमें उस पर कम से कम निर्भरता बनानी होगी। हमारी सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होगी जिससे हमें उस पर कम से कम निर्भरता हो, नदियों का जल और झीलों का जल हमको प्राप्त हो, उसको जो है शुद्ध करके हमको दिया जाए। जैसे आजकल हम देखते हैं क्या, चेन्नई ऐसा शहर है, वहाँ पर क्या होता है, समुद्र के पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको खारापन कम किया जाता है और लोगों घरों में सप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर भूमिगत जल से निर्भरता थोड़ी कम है। दूसरी चीज, जैसे आजकल देख रहे हैं एक योजना चली है नरेगा, मनरेगा। आप सभी लोग ने कभी न कभी गांव गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि मनरेगा में जो उसके कार्यकर्ता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गाँव में बड़े बड़े तालाबों को खोदते हैं। वो तालाब क्यों खोदे जा रहे हैं? वो तालाब इसीलिए खोदे जा रहे हैं कि जो वर्षा का जल हो, जब बरसात हो तो वर्षा का जल हो वो उस गड्ढे में भरे, उस तालाब में भरे, और जब भरेगा तो क्या होगा, नीचे जमीन में वो सूखेगा, अवशोषित होगा और भूमिगत जल की स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ दोहरा लाभ मिल रहा है, एक तो हम अपने भूमिगत जल पे निर्भरता कम कर रहे हैं, दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, हम उसको और पुनर्भरण भी कर रहे हैं, उसको में जो है और पानी जो है अप्लाई भी कर रहे हैं, तो हमारा ये भूमिगत जल स्तर बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज नदियाँ, नदियों में प्रदूषण, नदियाँ कहाँ प्रदूषण के लिए जानी जाती है। कोई भी नदी भारत की ऐसी नहीं होती जिसमें जो जिसका जल शुद्ध कहा जा सके, जिसमें जो पानी पीने योग्य या नहाने योग्य। बहुत सी योजनाएं चली जाती हैं, गंगा संक्रांत, नमामि गंगे, लेकिन उसका इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी उस पर कोई भी उसका लाभ हमको दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या करना होगा, सरकार को जो कल कारखाने हैं या जो सीवेज का पानी है उसको नदियों में जाने से डायरेक्टली रोकना होगा। हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बनाने होंगे, कल कारखानों को नदियों से दूर ले जाएं, वहाँ लगाएं, या उसका जो पानी निकल रहा है उसको डायरेक्ट नदी में न डालें, उसको शोधित करके डाला जाए। सेम इसी प्रकार झीलों का पानी, झीलों में बहुत से ऐसे हमारे शहर हैं, जैसे आप कह सकते हैं नैनीताल। नैनीताल में जो नैनीताल झील है वो नैनीताल शहर पूरा उस झील पर डिपेंड है, वहीं का पानी लिया जाता है, उसी से लोगों के घरों में सप्लाई किया जाता है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, झीलों का पानी का दोहन किया जा रहा है, झील जल्दी सूख जाएगी तो वहाँ के लिए बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, हमें जो है इस झील के पानी यानी अपनी पानी की उपलब्धता जो है उसको बढ़ाना होगा, उसको हमें नए स्रोत खोजने होंगे और झीलों पर हमें निर्भरता कम करनी होगी, झीलों के पानी को अशुद्ध होने से बचाना होगा। तो इससे यही हमारा जो है संपोषित प्रबंधन। तो इससे क्या होगा कि हमारा पानी भी बचा रहेगा और आने वाली भावी पीढ़ियाँ भी इसका उपयोग अच्छी खुशी से कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जल का हम प्रबंधन, संपोषित प्रबंधन कैसे करेंगे। आइए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरे संसाधन वायु पर इसकी हम चर्चा करते हैं कि इसका हम संपोषित प्रबंधन कैसे कर पाए। हम जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसमें 78% जो हमारी नाइट्रोजन है, 21% इसमें ऑक्सीजन है और 0.03% इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अन्य भी गैसेज इसमें विद्यमान है, लेकिन जो मुख्य इसका संगठन है वो यही है।
आजकल देखा जा रहा है कि जो हमारे दिनचर्या है हमारी या हमारी जो संस्कृति है उसमें पेट्रोलियम का बहुत उपयोग हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो उस जीवाश्म ईंधन से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो हानिकारक गैसें क्या होती हैं, किसी संगठन में जाकर मिल जाती हैं और इस संगठन को क्या कर देती हैं, इसको तोड़ देती हैं। तो ये जो स्वस्थ संगठन था ये अब टूट गया और जब ये स्वस्थ संगठन टूट गया तो आप सोच सकते हैं कि मानव जीवन पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी पेट्रोलियम पर उपलब्धता है उसको हमें कम करनी होगी। पेट्रोलियम ईंधन के अलावा बहुत से ऐसे ईंधन हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना भी चलाई गई थी जिसमें स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात की गई और लगभग 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया। तो उसी के तहत सौर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा दिया। आज आप देख सकते हैं कि गांव-गांव में प्रत्येक घर में खंभा लगा हुआ है और वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। वो सोलर पैनल दिन भर जो है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और रात में वो रोशनी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार बड़े सौर पैनल लगाकर हम उसको बैटरियों में संचित कर लेते हैं सूर्य की ऊर्जा और उसको अपने मन चाहे समय पर उसका विभिन्न उपकरणों को चलाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे लाभ सीधा यह हो रहा है कि जो अभी तक हम कोयले से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमारी होती थी थर्मल एनर्जी, उस पर हमारी निर्भरता कम हुई है और हम जो है इसमें आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दूसरी चीज इसी प्रकार हमारा भूमि जो लहर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इत्यादि का हम जो है प्रयोग करके अपने इस संगठन को बचा सकते हैं। ये प्रदूषण रहित है और इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसी प्रकार हमने देखा कि हम अपने वायु जो कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण संगठन है या बहुत महत्वपूर्ण हमारा संसाधन है, इसको हम किस प्रकार से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। अगली है मृदा। मृदा इसी में हमारी फसल उगती है। अगर ये नहीं होगी तो हम फसल नहीं उगा पाएंगे और जीवन का कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। मृदा आजकल क्या होता है, मृदा में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। यह रासायनिक उर्वरक इतने खराब होते हैं, इतना ज्यादा हानिकारक होते हैं कि हमारी मृदा के संगठन को नष्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसका प्रबंधन कैसे करें। मृदा को बचाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बायो खाद का उपयोग करेंगे। बायो खाद का उपयोग करेंगे। हमारी मृदा का जो है संक्षारण नहीं होता, सॉरी हमारी मृदा का जो है क्या होता है कि वो कटाव होता है। मृदा बरसात में काफी कट जाती है, बह जाती है। तो इसको हम रोकने के लिए क्या करेंगे, वन को रोपित करेंगे। वनों को रोपित करेंगे। तो खाद का उपयोग करके, वनों को रोपित करके और इसी तरह के अन्य संसाधनों का उपयोग करके हम अपनी मृदा को बचा सकते हैं और इससे क्या होगा, हमारी मृदा जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी स्वस्थ रहेगी और अच्छी उपज देती रहेगी। इसी क्रम में हम आते हैं वन भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। आज देखा जा रहा है कि इमारती लकड़ियों के लिए या खेती के लिए या फैक्ट्रियां बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वन को बहुत तेजी से काटते जा रहे हैं। अगर हम इसी प्रकार से वन को काटते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास वन नहीं होंगे और एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग धरती पर 33% वन होने आवश्यक है। लेकिन आज स्थिति भारत के लिए या विश्व के लिए बड़ी खतरनाक हो गई है।
तो हमें क्या करना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना होगा कि हमें वन जो हमारे मित्र हैं और हमें क्या करना है, वन को किसी न किसी रूप में इसको हमें बचाए रखना है। वन बचे रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। आइए अगले संसाधन की बात करते हैं, जो है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। कोयला विद्युत बनाने के काम आता है, लेकिन जब इनसे विद्युत बनाते हैं तो क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों का उत्पादन करता है, हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है, तथा हमारे जो भूमिगत कोयला है इसको हम खनन करके निकालते हैं तो हमारे भावी पीढ़ी के लिए खत्म होता जा रहा है, हमारी पीढ़ी के लिए ये सुरक्षित नहीं बचेगा। इसी प्रकार पेट्रोल और डीजल की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल हमको भूमिगत मिलते हैं, उनको हम जब बोरिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो हमको ये शीघ्र हमको पुनः आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमको कोयला, डीजल, पेट्रोलियम आदि की निर्भरता को खत्म करके हमें जो है सौर ऊर्जा, इस प्रकार की हरित ऊर्जा की ओर अपने कदम बढ़ाने होंगे, और इस प्रकार हम क्या करेंगे, जो अपने भावी पीढ़ी के लिए हम अच्छा संपोषित प्रबंधन कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हम प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और इन प्राकृतिक संसाधन को संपोषित प्रबंधन कैसे किया जाए। हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों को बारी बारी से लिया, उसको पढ़ा, जाना, और उससे क्या किया, हमने इस विषय में जानकारी प्राप्त की कि किस संसाधन को हमें उसका संपोषित प्रबंधन करने के लिए कैसी विधि अपनानी चाहिए। इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म होता है। आपको कोई भी शंका होगी इसमें तो ये आपको अगले वीडियो में आपको इससे हम बताते रहेंगे, और आपको भी ध्यान देना है, लोगों को जागरूक करना है कि हम किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन से का प्रबंधन करें और किस प्रकार उसको लोगों को जागरूक करें, और आप भी अपने आस पड़ोस में लोगों को बताइए, जागरूक करिए, जिससे आप अपनी धरती को हमेशा के लिए हरा भरा बनाएं।